प्यारे विद्यार्थियों, आज हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास के प्रमुख शासक शेरशाह सूर के बारे में अध्ययन करेंगे। शेरशाह इतिहास के उन महान व्यक्तियों में से एक था जो केवल अपने परिश्रम, योग्यता और अपनी तलवार की शक्ति के आधार पर साधारण व्यक्ति के स्तर से उठकर राजपद तक पहुंचा था। शेरशाह न तो किसी राजवंश से, न किसी धनाढ्य परिवार से और न किसी ख्याति प्राप्त धार्मिक अथवा सैनिक नेता से संबंधित था। जो कुछ भी उसने प्राप्त किया वह केवल अपने स्वयं के पौरुष और पुरुषार्थ से प्राप्त किया। इस कारण शेरशाह की गणना महान व्यक्तियों में की जाती है। शेरशाह ने बाबर के सैनिक के रूप में कार्य करते समय एक बार घोषणा की थी कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की और सौभाग्य मेरा मित्र रहा तो मैं मुग़लों को सरलता से हिंदुस्तान से बाहर निकाल दूंगा। और शेरशाह ने अपने इस कथन को सत्य भी सिद्ध किया। 1540 ईस्वी में बाबर के उत्तराधिकारी बादशाह हुमायूं को भारत से बाहर जाने के लिए विवश किया और उत्तरी भारत का शासक बनने में सफलता प्राप्त की। किंतु शेरशाह का शासनकाल मात्र 5 वर्ष का रहा। 1540 से 1545 ईस्वी तक उसने उत्तरी भारत पर शासन किया, परंतु कम समय शासन कार्य करने के बावजूद भी शेरशाह अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। शेरशाह का जन्म 1472 ईस्वी में हुआ था। डॉक्टर के.आर. कानूनगो के अनुसार शेरशाह का जन्म 1486 ईस्वी में हुआ था। शेरशाह के पिता का नाम हसन खां था और शेरशाह के बचपन का नाम फरीद था। शेरशाह के दादा इब्राहिम घोड़ों के एक व्यापारी थे और उन्होंने तथा उनके लड़के हसन सूर ने हिसार फिरोजा के अफगान सरदार जमाल खां के यहाँ नौकरी ज्वाइन कर ली थी और यहीं पर शेरशाह का जन्म हुआ था। बाद में जब जमाल खां को जौनपुर की जागीर दी गई सिकंदर लोदी के द्वारा, तब हसन खां भी जमाल खां के साथ चला गया और वहाँ पर हसन खां को सहसराम, हाजीपुर, खवासपुर और टाडा की जागीर प्रदान की गई। परंतु शेर खां के पिता हसन के 4 पत्नियां थी और फरीद सबसे बड़ी पत्नी का पुत्र था, जबकि इस समय हसन अपने सबसे छोटी पत्नी अर्थात चौथी पत्नी से ज़्यादा अनुराग रखता था और इस कारण से फरीद का बचपन उपेक्षा पूर्ण गुजरा और बाद में अपने पिता से झगड़ा हो जाने के कारण फरीद पैतृक जागीर छोड़कर जौनपुर चला गया और वहीं पर शिक्षा प्राप्त की। इसलिए शेरशाह की प्रारंभिक शिक्षा जौनपुर में हुई। अरबी और फारसी का ज्ञान यहाँ पर इसने प्राप्त किया और इसकी योग्यता से प्रभावित होकर बाद में जमाल खां के द्वारा पिता और पुत्र दोनों में समझौता करवा दिया गया और पैतृक जागीर का प्रबंध भी शेरशाह को सौंप दिया गया, जो कि फरीद के नाम से जाना जाता था। 21 वर्ष तक शेरशाह के द्वारा अपनी पैतृक जागीर का प्रबंध किया गया, परंतु बाद में सौतेली माँ के द्वारा भड़काने के कारण शेरशाह को जागीर के प्रबंध से अलग होना पड़ा। और फरीद ने दौलत खां लोदी के यहाँ पर नौकरी ज्वाइन कर ली। 1518 ईस्वी में दौलत खां लोदी के द्वारा इब्राहिम लोदी से सिफारिश की गई कि फरीद को उसकी पैतृक जागीर लौटा दी जाए, परंतु उस समय इब्राहिम लोदी के द्वारा कोई ध्यान नहीं दिया गया। परंतु जब फरीद के पिता
अर्थात शेरशाह के पिता की मृत्यु हो गई, उसके बाद 1520 ईस्वी में इब्राहिम लोदी के द्वारा पैतृक जागीर प्रदान की गई, परंतु सौतेले भाइयों के द्वारा झगड़ा होने के कारण शेरशाह के द्वारा दक्षिणी बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नौकरी कर ली ताकि उसका संरक्षण उसको प्राप्त होता रहे। बहार खां लोहानी के द्वारा शेर खां को या शेरशाह को अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षक नियुक्त कर दिया गया और वहीं पर एक बार फरीद के द्वारा शेर का वध करने के कारण शेर खां की उपाधि भी प्रदान की गई, अर्थात फरीद को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी के द्वारा दी गई और उसके बाद में ये शेर खां नाम से प्रसिद्ध हुआ। बाद में लोहानी सरदारों के द्वारा कान भरने के कारण बहार खां के द्वारा शेर खां को नौकरी से पृथक कर दिया गया और शेर खां बाबर के यहाँ पर सैनिक कार्य करने लगा और बाबर की तरफ से 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में मुग़ल सेना में शामिल हुआ और युद्ध किया। यहाँ पर रहते हुए शेरशाह के द्वारा या शेर खां के द्वारा मुग़ल सैनिक संगठन को जाना, उनकी कमजोरियों और शक्तियों को यहाँ पर पहचानने का मौका मिला। बाद में युद्ध से बीच में ही छोड़कर पुनः शेर खां बिहार आ गया और एक बार फिर से बहार खां के द्वारा उसको नौकरी में रख लिया गया और जलाल खां का संरक्षक नियुक्त किया गया। 1529 ईस्वी में घाघरा के युद्ध में चूँकि शेरशाह या शेर खां अफगान था और इस कारण अफगानों की ओर से लड़ा और घाघरा के युद्ध में पराजय का सामना करना पड़ा और बाद में मुगलों की अधीनता भी स्वीकार करनी पड़ी। बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद जलाल खां शेर खां के संरक्षण में दक्षिणी बिहार का शासक बना, परंतु लोहानी सरदारों के बार बार भड़काने के कारण और बंगाल के शासक नुसरत शाह के द्वारा दक्षिणी बिहार पर आक्रमण किया गया। शेर खां के द्वारा बंगाल के शासक नुसरत शाह के आक्रमण को विफल कर दिया गया और बाद में लोहानी सरदारों के द्वारा अपने नेता जलाल खां को लेकर बंगाल चले जाने के कारण दक्षिणी बिहार पर स्वतः ही शेर खां का अधिकार हो गया। बाद में शेर खां के द्वारा चुनार के किलेदार ताज खां की विधवा लाड मल्लिका के साथ विवाह किया गया 1530 ईस्वी में और इस विवाह के कारण चुनारगढ़ का किला जो सैनिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण था शेर खां को प्राप्त हुआ। साथ ही साथ एक अच्छी खासी संपत्ति अर्थात राजकोष भी शेर खां को मिला और उसकी मदद से शेर खां ने अपनी शक्ति को बढ़ाने का कार्य किया, अफगानों को अपने नेतृत्व में एकत्रित करने का कार्य किया। 1532 ईस्वी में दोहरिया के युद्ध में शेर खां महमूद के साथ हुमायूं के खिलाफ लड़ा, परंतु यहाँ पर भी अफगानों की पराजय हुई और इसके बाद में महमूद लोदी राजनीति से पृथक हो गया और शेर खां अफगानों का सर्वमान्य नेता हो गया। बाद में बंगाल के शासक के द्वारा दक्षिणी बिहार पर आक्रमण किया गया और 1534 ईस्वी में युद्ध हुआ, अर्थात शेर खां और बंगाल के शासक के मध्य युद्ध हुआ, जिसको सूरजगढ़ के नाम से सूरजगढ़ का युद्ध के नाम से जाना जाता है 1534 ईस्वी में। और इस युद्ध में शेर खां ने बंगाल की सेना को परास्त किया और इससे शेर खां का आत्मविश्वास और ज़्यादा बढ़ गया और बाद में उसने
अपनी शक्ति और प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए बंगाल की ओर ध्यान देना शुरू किया गया। 1536 ईस्वी में बंगाल की राजधानी गौड़ पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक मोहम्मद शाह के द्वारा 13 लाख दिनार देकर शेर खां को वापस लौटाना पड़ा, परंतु 1537 में राजस्व न चुकाने का बहाना लेकर एक बार फिर शेर खां के द्वारा गौड़ के ऊपर आक्रमण किया गया और गौड़ को जीतकर उसका समृद्ध खजाना वहां से लेकर रोहतासगढ़ किले में स्थानांतरित कर दिया। और इस समय शेर खां की बढ़ती हुई शक्ति पर मुग़ल बादशाह हुमायूं की नज़र आई और हुमायूं ने आगरा से निकलकर शेर खां का मुकाबला करने के लिए प्रयाण किया। बाद में चुनार का घेरा डाला और 6 महीने बाद चुनार को जीतने में सफल हुआ। जब तक शेर खां बंगाल की राजधानी गौड़ को जीतकर वहां का राजकोष सुरक्षित सहस्राम रोहतासगढ़ स्थानांतरित कर चुका था। इस प्रकार गौड़ को जीतने में भी शेर खां को सफलता मिली। बाद में हुमायूं के द्वारा बंगाल को जीत लिया गया, परंतु हुमायूं के बंगाल आने से पहले ही शेर खां बंगाल छोड़ चुका था और उसने वापस बिहार और इसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। हुमायूं ने बंगाल को जीतने के बाद लगभग 8 माह तक गौड़ में ऐशो आराम किया और वो आगरा और दिल्ली की रास्ते को भी सुरक्षित न रख सका। ऐसे समय में शेर खां के द्वारा अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाया गया और हुमायूं के वापस लौटने के मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। परिणाम स्वरूप हुमायूं और शेर खां के मध्य चौसा का युद्ध हुआ 1539 ईस्वी में, जिसकी अपन पहले चर्चा कर चुके हैं। और इस युद्ध में शेर खां ने हुमायूं को परास्त किया और इसी विजय के उपलक्ष्य में शेर शाह की उपाधि भी धारण की और अपने आप को दक्षिणी बिहार का सुल्तान घोषित किया। और हुमायूं के बंगाल छोड़ने के बाद शीघ्र ही बंगाल पर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार शेर शाह दक्षिणी बिहार, बंगाल और आसपास के क्षेत्र जीतकर अपने राज्य में मिला लिए। बाद में हुमायूं ने अपनी सेना का संगठन कर पुनः शेर शाह के साथ युद्ध किया, जिसको कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध के नाम से जाना जाता है 1540 ईस्वी में। और इस युद्ध में एक बार फिर शेर शाह को विजय मिली और हुमायूं पराजित हुआ। अब की बार शेर शाह ने हुमायूं का पीछा किया और उसको आगरा और दिल्ली से बाहर जाने के लिए विवश कर दिया और इस प्रकार कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध जीतकर शेर शाह लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत का स्वामी बन गया और आगरा, दिल्ली, संभल, ग्वालियर, लाहौर तक का क्षेत्र उसने जीतकर अपने राज्य में मिला लिया और मुग़लों की सत्ता का अंत कर दिया। इस प्रकार शेरशाह सूरी के द्वारा उत्तरी भारत में एक बार फिर से अफ़गान राज्य की स्थापना की, जिसको द्वितीय अफ़गान राज्य के नाम से भी जाना जाता है, जो 1540 से 1555 ईस्वी तक कायम रहा। शेरशाह की उपलब्धियों के बारे में और प्रशासनिक कार्यों के बारे में अगले वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।